नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से आखिरी आधुनिक कविताओं में जो आखिरी कविता है, हो गई है पीर परवसी, हो गई है पीर परवसी, एक गजल है, एक सुंदर सी गजल है। दुष्यंत कुमार द्वारा रचित हो गई है पीर परवत की एक गजल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की पहले हम इस कविता की लेखक है, जो लेखक दुष्यंत कुमार है, उसके बारे में देखेंगे, कवि परिचय देखेंगे। कवि दुष्यंत कुमार जी एक कवि, गीतकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं आलोचक दुष्यंत कुमार का जन्म। दुष्यंत कुमार ने सिर्फ उपन्यासकार नहीं है, गीतकार और नाटककार, आलोचक। दुष्यंत कुमार जी का जन्म कब हुआ? 1931 ईस्वी में बिजनौर में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ दुष्यंत कुमार जी का जन्म? बिजनौर में, उत्तर प्रदेश, बिजनौर में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत आपने कुछ वर्ष आकाशवाणी भोपाल में काम किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए करने की पहले क्या किया? आकाशवाणी में काम किया, भोपाल, आकाशवाणी भोपाल में काम किया। आप बाद में मध्य प्रदेश भाषा विभाग भोपाल से जुड़े, जहां आप सह संचालक के रूप में कार्य करते रहे। आपको नई कविता का कवि माना जाता है। दुष्यंत कुमार जी को नई कविता मतलब नव कविता, नई कविता का कवि माना जाता है। किसको? दुष्यंत कुमार जी को नई कविता का कवि, नई कविता का कवि माना जाता है। किसको? दुष्यंत कुमार जी को। आपने अपने लेखन के अंतिम दौर में गजल को अपनाया। आपने लेखनी लिखते लिखते अंतिम दौर में गजल को भी अपनाया। आपने सिर्फ गीतकार ही नहीं, आपने नाटककार भी है और उपन्यासकार और आलोचक भी है, और आपने लिखते लिखते गजल को भी लिखने की शुरू किया। इस विधा में आपने नए आयाम स्थापित किए, जिसमें आपको बहुत प्रसिद्ध मिली। इस गजल को लिखकर आपको इससे भी बहुत आपने प्रसिद्धि पा लिया। आपकी मृत्यु 1975 ईस्वी में, 1975 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं इस तरह है। काव्य है सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विषपाई, एक काव्य नाटक है, बहुत ही लंबा काव्य नाटक, एक कंठ विषपाई, और साये में धूप, गजल संग्रह साये में धूप। उपन्यास इस तरह है। छोटे छोटे सवाल, दुहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष। आपने नाटक भी लिख लिया। कौन सा नाटक? और मसीहा मर गया, एकांकी मन के कोण। और इस तरह आपके प्रस्तुत गजल हो गई पीर पर्वती, एक प्रसिद्ध गजल है, गजल रूपी एक सुंदर सा गजल है, हो गई है पीर पर्वती। देखिए, प्रस्तुत गजल हो गई है पीर पर्वती साये में धूप गजल संग्रह से ली गई है। किससे ली गई है? साये में धूप, इस गजल संग्रह से हो गई है पीर पर्वती गजल लिया गया है। गजल मूलतः उर्दू फारसी की विधा है। गजल रूप किसका है? मूलतः किसका इसका मूल रूप कहाँ से आई है? उर्दू फारसी की विधा है। गजल का रूप उर्दू फारसी का विधा है। इस विधा को नए युग के नए संस्कार में डालकर आपने सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की। इस विधा को नए युग के नए संस्कार में डालकर आपने सामाजिक और राजनीतिक सरोकारों की
क्या किया, सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की। आपके गजलों की सबसे बड़ी विशेषता यही है। आपके गजलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जहाँ गजल के शेरों में एक भाव का ही केंद्रीय भाव के रूप में रहना आवश्यक नहीं है। आपके भाव में, शेरों में एक भाव का ही केंद्रीय भाव रहता है और वहीं पर आपकी गजलों में एक मन स्थिति या भाव पूरी गजल में उत्तरोत्तर विकसित होता देखा जा सकता है। आपकी यह गजल, आपकी गजल का मुख्य, आपके इस गजल को क्यों चयन किया गया है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में इसलिए चयन किया गया है कि आपको इस देश के बारे में किस तरह, देश में किस तरह भ्रष्टाचार, अधर्म और असमानता किस तरह बढ़ रहा है, इसके बारे में और क्या करना है, कवि का आशय क्या है, किस तरह हम देश के प्रति जागरण, देशवासियों को जागरण का संदेश देती है। हम सभी देशवासियों को इस जागरूकता लाने के लिए, जागरण का भाव, देश के प्रति प्यार रखने के लिए, देश के प्रति प्यार रखने के लिए, देशवासियों को जागरण भाव रखने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। और आप लोगों ने बहुत गजल देखा होगा। इस गजल से यही भी एक प्रसिद्ध गजल है, दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध गजल है, हो गई है पीर परवसी। पीर मतलब पीड़ा, पीर मतलब क्या है, पीर मतलब हो गई है पीर, पीर मतलब क्या है, पीड़ा, पीड़ा हो गई है पीर, पीड़ा पर्वत समान हो गया है। इसका अर्थ क्या है, हो गई है पीर, पीड़ा किसके समान, पर्वत की समान है। इस देश में पीड़ा, शोषण किस तरह बढ़ गया है, पर्वत की समान। पर्वतसी, पर्वतसी मतलब पर्वत की समान, पीर मतलब पीड़ा, पर्वतसी मतलब पर्वत की समान। देखिए इस तरह है कविता, पहले मैं पढ़ूंगी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए बहुत ही सुंदर से रचा हुआ एक गजल है और सरलता से इस गजल को आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। देखिए पहला पैराग्राफ इस तरह है, हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह प्रारंभ इस तरह शुरू करते हैं, सुंदर से सरलता से गजल का रचना करते हुए इस गजल को इस तरह शुरू करते हैं, हो गई है पीर पर्वतसी पिघलनी चाहिए। अब हमारा समाज में, देश में, समाज में दुख है, वो दिन भर दिन पीर मतलब क्या है, पीड़ा है। क्या हो गया है, दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। इस पीड़ा के और उसके साथ साथ क्या है, शोषित लोग हैं। इस समाज में बहुत सारे शोषित लोग हैं, वो शोषित होते रहते हैं। अनेक शोषित लोग हैं, वो भी शोषित होते रहते हैं। दुख है, असमानता है, भ्रष्टाचार होता रहता है, इस देश में अन्याय होता है, शोषित लोगों को शोषण करते ही रहते हैं। और इस तरह हमारे देश में हो गई ये पीड़ा पर्वतसी समान, पर्वत के समान हमारे देश में अब पीड़ा है, जो पीड़ा है पर्वत की समान बढ़ गया है। इस पीड़ा को, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस पीड़ा को
भगाने के लिए। इस तरह हमारे देश में पीड़ा बढ़ गया है, दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। हमारा हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए। पर्वत के समान पीड़ा हो गया है। इस पीड़ा को निकलने के लिए हिमालय से गंगा ही निकलना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी कहाँ से बहती है, हिमालय से बहती है। और बहती समय क्या करती है, इस क्या क्या गंदगी है, इसको गंदगी को हटाकर वो बहती जाती है। इसी तरह गंगा जिस तरह हिमालय से निकलती है, वो निकलती समय किस तरह हमारे देश में पीड़ा है, दर्द है, असमान है, शोषित लोग है, शोषण होता रहता है, अत्याचार होता रहता है, भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको भी गंगा क्या होना चाहिए, जिस तरह हिमालय से गंदगी को दूर करके गंगा नदी बहती है, उसी तरह हमारे देश की गंदगी को गंगा की तरह क्या होना चाहिए, गंगा की तरह वह निकलना चाहिए। यहाँ से गंगा जिस तरह निकलती है हिमालय से, उसी तरह गंगा इस गंदगी को निकलना चाहिए। गंगा ही आना चाहिए, गंगा ही आना चाहिए, क्योंकि इस देश में इस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है, अन्याय हो रहा है और अत्याचार, असमानता। इस अन्याय को दूर करने के लिए हिमालय से गंगा ही निकलनी चाहिए करके कवि का आशय है। और आगे कवि कहता है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए, हिलने लगा, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज यह दीवार मतलब दीवार, वॉल्स, दीवार मतलब दीवार है, किस तरह है, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। दीवार किसकी तरह हिलने लगी, याद में रखिए, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, पर्दों की तरह आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है। लेकिन कवि का आशय क्या है, इस तरह दीवार मतलब पर्दों की तरह हिलना लगना मतलब हमारे देश में जो अन्याय है, भ्रष्टाचार है, असमानता है, वो किस तरह दीवार की तरह, इस तरह है, दीवार है, इस तरह दीवार है। हमारे समाज में जो दीवार है, देश में जो दीवार है, भ्रष्टाचार, असमानता और शोषित लोग, जिस तरह शोषण, इस तरह दीवार है, वो अब किस तरह पर्दों की तरह हिल रहा है। लेकिन पर्दों की तरह हिलने से कोई फायदा नहीं। कवि का आशय क्या है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ पर्दों की तरह हिलने से कोई फायदा नहीं। इस देश में जो भ्रष्टाचार, शोषण होता जाता है, अन्याय होता रहता है, वो सिर्फ पर्दों की तरह हिलने से कोई फायदा नहीं। वो हमारे देश में जो भ्रष्टाचार, अन्याय है, वो बुनियाद से, वो जड़ समेत क्या होता है, रूट से ही निकलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। दीवारों को क्या उखाड़ कर, वो जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करना है। दीवारों की तरह दीवार पर्दों की तरह हिलने से कोई प्रयोजन नहीं है, उसको जड़ समेत उखाड़ फेंकना चाहिए। सिर्फ दीवारों की तरह हिलने से कोई फायदा नहीं है करके लेखक कहता है। आगे पंक्तियों में लेखक कहता है, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लेखक कहते हैं, हर सड़क पर, हर सड़क मतलब हर रास्ते पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में, इसका मतलब देश के कोने कोने में से भी क्या करना चाहिए, होना चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। लाश मतलब क्या है, लाश मतलब निर्जीव, लाश मतलब क्या है, लाश मतलब क्या है, लाश, हर लाश चलनी चाहिए। इसका मतलब देश के कोने कोने में भी यहाँ
कोई लोग शोषित होता रहता है, वो अब क्या लाश की तरह निर्जीव, वो शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं, आवाज नहीं उठा सकते, वो निर्जीव के समान है। इसका मतलब जो शोषित लोग हैं, जो अपने अपने को किस तरह शोषण होता है, वो किस तरह शोषण को फेस करता है, लेकिन वो अपने शोषण के विरुद्ध, अपने साथ किस तरह शोषण होता है उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठ सकते हैं। इस तरह करते हैं, वो किसके समान है, लाश के समान है। लेकिन कवि का आशय क्या है, यहाँ सब देश के कोने कोने से लोग क्या करना है, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इस तरह जो शोषित वर्ग है, अपने साथ जो शोषण हो रहा है इसको सामना करना चाहिए, उसको विरुद्ध क्या करना चाहिए, हाथ लहराते हुए सिर उठाकर चलना चाहिए। इसका मतलब हाथ लहराते हुए हर लाश की तरह निर्जीव नहीं रहना चाहिए। हमारे साथ जो शोषण होता है इसको चुप रह के सामना करना नहीं चाहिए, इसको विरुद्ध चलना चाहिए। इसलिए हाथ लहराते हुए, यहाँ कोई लोग शोषित होता रहता है, शोषण के विरुद्ध अपने आवाज नहीं उठ सकते हैं, वो किसके समान है, निर्जीव के समान है, लाश के समान है। जितने भी शोषित वर्ग है, जो हाथ को लहराते हुए से मतलब धैर्य से हाथ को लहराते हुए मान सम्मान आरब से सिर उठाकर चलने की, इसका मतलब डर कर चलने की कोई वैल्यू नहीं। डर के चलने से क्या होता है, वो हमारा साथ जो अन्याय होता है उसे सामना करने के लिए हमको धैर्य नहीं रहता। इसलिए क्या करना है, हमको उसको सामना करना है। हमारे साथ जो अन्याय होता है, जो शोषण होता है, इसको विरुद्ध हम चलना चाहिए। हर निर्जीव भी, हर लाश भी क्या करना चाहिए, सड़क पर, गली में, गांव में क्या करना चाहिए, हाथ लहराते हुए चलना चाहिए, सिर उठाकर चलना चाहिए। यही ये कवि की आशय है। और आगे लेखक कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मतलब सिर्फ बातें करना, सिर्फ शोर मचाना। हंगामा मतलब क्या है, शोर मचाना। हंगामा सिर्फ हंगामा मचाना, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा उद्देश्य यह नहीं है। सिर्फ बोलते ही रहना, हंगामा शोर मचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत मतलब इस देश का जो सूरत है, इस देश में जो अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार है, वो बदलनी चाहिए। सिर्फ शोर मचाना मेरा मकसद नहीं है, देश का सूरत बदलना चाहिए। आखिरी पंक्तियों में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। क्या होना चाहिए, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लेखक यहाँ कहते हैं, क्यों ऐसे कह रहे हैं कि बहुत ही शोषित वर्ग है, बहुत ही शोषित वर्ग है, वो सोचते हैं वो चुप है, ये चुप है करके वो भी चुप रहते हैं। लेकिन कवि का आशय ये है कि इस तरह चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। क्या होना चाहिए, आप इस तरह चुप रहे तो क्या होना चाहिए, आपके साथ जो अन्याय होता है उसको फेस करने के लिए नहीं हो सकता है। आप क्या करना है, इस तरह डर कर पीछे ही रहने से क्या होता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। इसलिए आपकी सीने में जो आग जलनी चाहिए, देखिए मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। सीना मतलब हृदय में क्या होना चाहिए, आपकी सीने में जो आग जलनी चाहिए करके लेखक कहता है। जितना भी शोषण आप पर चल रहा है उस पर आवाज उठाओ। आपके हृदय में आग है, उसके आपके साथ जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध आप आवाज उठाना चाहिए। आपको आग, आपके हृदय में इसके विरुद्ध आग जलनी चाहिए। और पूरे अंक में देखिए, इस पूरे पंक्तियों में पहले क्या कहता है, हमारे
देश में पीड़ा है वो किसकी समान, पर्वत से समान बढ़ गया है। इस पीड़ा को निकलने के लिए, इस पीड़ा को दूर करने के लिए, उकड़ कर फेंकने के लिए हिमालय से गंगा ही निकलनी चाहिए। इसका मतलब इतना सारे पीड़ा है हमारे देश में, इस पीड़ा को निकलने के लिए हिमालय से गंगा ही निकलनी चाहिए। और आगे लेकर कहता है हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अधर्म है, अत्याचार हो रहा है, वो किसके तरह दीवार, इस तरह दीवार है, इस तरह दीवार है, वो किसकी तरह, पर्दों की तरह हिल रहा है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद से हिलनी चाहिए, सिर्फ पर्दों की तरह हिलने से कोई फायदा नहीं है। और हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में क्या होनी चाहिए, हर लाश हाथ लहराते हुए सिर उठाकर चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़े रहना, हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है, मेरा कोशिश है कि इस देश का सूरत, इस देश की चेहरा सूरत बदलना चाहिए, इस देश कंप्लीट परिवर्तन होना चाहिए। तेरे सीने मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। हम शोषित वर्ग है, जो हमारे मन में जो शोषण होता है उसके विरुद्ध जो आग है क्या होना चाहिए, जलनी चाहिए करके लेखक कहता है। प्रारंभ से अंत तक लोगों को प्रेरित करते हैं। इस कविता में लेखक ने प्रारंभ से शुरू होकर से अंत तक लोगों को प्रेरित कर रहा है। देश के प्रति जिस तरह अन्याय हो रहा है, इसको फेस करने के लिए, इसको सामने करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और समाज में असमान, शोषण, दुख, इसको देखकर चुप रहने से कोई फायदा नहीं। आप उसको देखकर आवाज उठाना चाहिए। जो शोषित रहते हैं वो शोषण बंद होना चाहिए। इस तरह लेखक इसका मूल भाव क्या है, समग्र शोषित लोगों को प्रेरित करना। शोषित लोग है, इस शोषित लोगों को प्रेरित करते हुए इस कविता को, इस गजल को चयन किया गया है। और लेखक अंत में इस गजल के द्वारा देश में नया परिवर्तन लाना चाहता है, नया देश को सूरत बदलना चाहता है, देश में नई परिवर्तन लाना चाहता है। देखिए, एक अंक या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार जनता की पीड़ा किसके समान है? कवि दुष्यंत कुमार के अनुसार जनता की पीड़ा पर्वत से समान है। किसकी समान है? पर्वत जैसा है, पर्वत से समान है। आगे, पीर पर्वत हिमालय से क्या निकलनी चाहिए? पीर पर्वत हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। आगे, दीवार किसकी तरह हिलने लगी? दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। कवि के अनुसार क्या शर्त थी? सिर्फ शर्त क्या थी? देश की बुनियाद ही हिलनी चाहिए करके लेखक की शर्त थी। पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार चलना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति को हाथ लहराते हुए चलना चाहिए। कवि का क्या मकसद नहीं है? कवि का सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना कवि का मकसद नहीं है। सीने में क्या जलनी चाहिए? सीने में आग जलनी चाहिए। इस तरह आपका पाठ में आखिरी गजल है, कविता है, पूर्ण होता है। धन्यवाद।